कर लेते हैं फिर से एक बार। 194I 194I रेंट के पेमेंट पे टीडीएस है। रेंट मतलब क्या? क्या सिर्फ मकान का रेंट है या दूसरे रेंट भी यहां कवर्ड किए जाते हैं? जवाब क्या है? चाहे वो मकान का रेंट हो, जमीन का रेंट हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, किसी भी चीज का अगर किराया आप पे करते हो तो 194I एक बारी आपको चेक कर लेना चाहिए। टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट, सबसे पहली चीज कि टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट किसकी है? सेक्शन में लिखा है एवरी पेयर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, यानी कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई ये सब आ गए। इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ दीजिए तो बाकी सब यहां पर 194I में चेक करेंगे कि क्या उनकी पेमेंट थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रही है। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए यहां पर सेकंड प्रोविजो 194I के सेकंड प्रोविजो में मेंशन है कि इंडिविजुअल एचयूएफ भी करंट फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस काटेंगे 194I में अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या 50 लाख से ज्यादा है। प्रोफेशनल के केस में 1 करोड़ बिजनेस के लिए और 50 लाख प्रोफेशनल के लिए। यहां ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो बहुत जरूरी है, ये 1 करोड़ और 50 लाख की लिमिट हम कनेक्ट कर देते हैं टैक्स ऑडिट से और वहीं हमसे हो जाती है भूल। यानी हमारे मन में अपने आप खुद ब खुद ख्याल आ जाता है कि टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट जब इंडिविजुअल एचयूएफ की होगी तो वो टीडीएस के लिए भी लायबल होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों चीजें पॉसिबल है। कौन कौन सी दोनों चीजें? मैं इंडिविजुअल हूं, टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं 194I में लायबल नहीं हूं। मैं पेयर के डेफिनेशन में नहीं आता। मैं थ्रेशोल्ड लिमिट की बात नहीं कर रहा, मैं पेयर के डेफिनेशन में ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में आ रहा था, टर्नओवर मेरा 40 लाख है, प्रोफेशनल हूं, टर्नओवर 40 लाख है, तो मैं प्रेजम्पटिव में आ रहा था 44ADA में, लेकिन मैं लोअर क्लेम करना चाहता हूं और इस वजह से मेरा टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड हो गया। लेकिन मैं इसका कारण, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 194I में भी आ गया। 194I में मैं नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर ये नहीं लिखा, वैसे तो यहां मैंने बिग लिखा हुआ है, वो तो आपको पता है कॉन्टिन्यूटी में बिग है, तो बिग का मतलब मैंने एक ही साथ डिफाइन कर दिया है पीछे। और उसका क्या मतलब है कि जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है बिजनेसमैन के केस में, प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से ज्यादा है, तो मेरा तो टर्नओवर क्रॉस नहीं कर रहा। टैक्स ऑडिट भले ही मैं करवा रहा हूं, तो एक तो मैंने ये दिखा दिया कि टैक्स ऑडिट करवा रहा हूं, फिर भी यहां पेयर के डेफिनेशन में नहीं आ रहा। दूसरा मैं ये भी बता देता हूं कि 1 करोड़ के ऊपर मेरा टर्नओवर चला जा सकता है, फिर भी मैं टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर मैं बिजनेसमैन हूं और 44AD के लिए एलिजिबल हूं तो मेरा टर्नओवर वहां पर 2 करोड़ या 3 करोड़ चला जाता है टैक्स ऑडिट में। यहां तो 1 करोड़ क्रॉस करते ही मैं लायबल हो गया टीडीएस के लिए। तो क्या इसका यह मतलब समझा जाए कि मैं प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में हूं जरूर, फिर भी मैं यहां पेयर के डेफिनेशन में आ सकता हूं? यस। ऐसा हमेशा से नहीं था, पहले बड़ा क्लियर कट इन्होंने मेंशन किया हुआ था और पहले चीजें सिंपल भी थी। हो सकता है डायरेक्ट टैक्स कोड आने पर फिर से सिंपल हो जाए, लेकिन पहले चीजें सिंपल थी कि जो टैक्स ऑडिट करवाएगा वही यहां इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में पेयर बनेगा। लेकिन ऐसी बात अब नहीं रही, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट बना दिए गए। तो टर्नओवर टैक्स ऑडिट का तो आपको मालूम ही है, टर्नओवर बड़ा अलग अलग है, करेक्ट। इसका रिवीजन भी हमने किया था। तो चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। पेयर क्लियर हो गया हमारे लिए कि पेयर कौन होगा यहां पर। अब आते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000 और ये 1 to 1 पेयर पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी पे नहीं करता। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे जब हम 194IA देखेंगे तो वहां प्रॉपर्टी बेस्ड थ्रेशोल्ड है, यहां पेई बेस्ड थ्रेशोल्ड है। पेई बेस्ड यानी अगर एक प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है, इसके 2 ओनर हैं और मैं रेंट पे कर रहा हूं दोनों को, तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो पेई वाइज लगाएंगे कि इस पेई को 240 के ऊपर में दे रहा हूं पूरे साल में या नहीं। अगर हाँ तो टैक्स टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट हम कैसे देखते हैं? प्रॉपर्टी वाइज नहीं, रेंट में जिस
जिस चीज के लिए पे कर रहा हूं उसके हिसाब से नहीं देखें, हम देखते हैं पेई कौन है। तो अगर एक प्रॉपर्टी यानी प्लांट मशीनरी भी ले लो, जमीन भी ले लो, मकान भी ले लो, जिसका मैं रेंट दे रहा हूं, अगर उसके पे ओनर एक से ज्यादा हैं तो मैं सभी ओनर के लिए अलग अलग 240 की थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करूंगा। ये भी क्लियर हो गया। अब समस्या इसमें यह है ये कि यहां पर टीडीएस के रेट दो अलग अलग रेट है, जबकि थ्रेशोल्ड लिमिट कंबाइंड देखना है। तो इसके लिए मैं अगर समझाऊं 2% है, 2% है प्लांट मशीनरी के लिए, और फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, इन सब के लिए 10% है। अब इसके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं तो यहां वो एग्जाम्पल है कि ये मिस्टर ओनर इस प्रॉपर्टी के हैं जो ए लिमिटेड को ये लेट आउट कर रहे हैं। यहां पर मकान के साथ लेट आउट किया जा रहा है क्या, सोलर पैनल। हम प्लांट मशीनरी में इसे ले आएंगे। अब सोलर पैनल साथ में, या सोलर पैनल नहीं, आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा कि कुछ अंदर मशीन इंस्टॉल है या एसी इंस्टॉल्ड है, एसी वो भी किराए पर दिया गया है मकान के साथ, पॉसिबल है। फर्नीचर भी दिया गया, पॉसिबल है। तो यहां पर मकान और प्लांट मशीनरी किराए पर दिया गया। मकान के लिए रेंट पे किया जा रहा है 20,000 पर मंथ, बन गया 240। थ्रेशोल्ड अभी क्रॉस नहीं किया क्योंकि 240 में क्रॉस नहीं करता। और सोलर पैनल के लिए 1,000 पर मंथ का रेंट जा रहा है। यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट हम प्रॉपर्टी नहीं देखते, प्रॉपर्टी एक हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, पे ही देखते हैं। और पे ही है मिस्टर ओनर, और मिस्टर ओनर को जो रेंट जा रहा है अग्रीगेट वो 240 से ज्यादा जा रहा है, इसलिए यहां टीडीएस की रिक्वायरमेंट ए लिमिटेड की तरफ से आ जाएगी। ए लिमिटेड टीडीएस काटेगा। रेट ऑफ टीडीएस के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि प्लांट मशीनरी का जो रेंट है उस पे 2% है, बाकी रेंट के ऊपर 10% का टीडीएस कटेगा। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट वाली बात मैंने डिस्कस कर दी। ठीक है, अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो ये कि यहां पर ओनर के ऊपर टीडीएस काटा जाए ये जरूरी नहीं है। यहां पेई की बात हो रही है, और पेई मे बी ओनर एंड मे बी टेनेंट। भाई जैसे यहां देखिए ये बुजुर्ग आदमी ओनर है इस मकान के, इन्होंने ए लिमिटेड को रेंट पे दिया, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सबलेट कर दिया। तो बी जो ए को रेंट पे कर रहा है वो अपनी थ्रेशोल्ड चेक करेगा। मे बी ए ओनर नहीं है उसका, ए तो ए ओनर है ही नहीं, फिर भी टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी क्योंकि यहां ओनर को रेंट आप देंगे तब टीडीएस काटना है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो यहां पर सबलेटिंग में भी क्राइटेरिया बनेगा और सबलेटिंग में भी थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ये महाशय जिनका टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है, हालांकि मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था कि टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है, बल्कि ये लिखना चाहिए था कि टर्नओवर क्रॉस कर गया, क्योंकि मे बी टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड हो सकता है ड्यू टू लोअर इनकम क्लेम, प्रेजम्पटिव से लोअर क्लेम करने के कारण। तो ये चीज मुझे नहीं लिखना चाहिए था। चलिए मैं क्लैरिफाई आपके साथ साथ कर रहा हूं यहां पर कि यहां इनका टर्नओवर क्रॉस कर गया है 50 लाख के। ओके, अब ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने मकान लिया है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूं आपको। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर मकान लिया है, ग्राउंड फ्लोर में क्लिनिक है, फर्स्ट फ्लोर में अपना परिवार के साथ ये रहते हैं। यहां पर मिस्टर राम पेयर के डेफिनेशन में आ रहे हैं, 194I में पेयर बन चुके हैं बिकॉज ये बिग इंडिविजुअल है, तो पेयर बन गए ये। लेकिन जब आप इनको थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी है तो सिर्फ बिजनेस रेंट की देखनी है, पर्सनल रेंट की नहीं देखनी। बिजनेस रेंट के लिए ये क्या पे कर रहे हैं ये चेक करना पड़ता है, और बिजनेस रेंट के लिए ये कितना पे कर रहे हैं, 30,000 पूरे मकान का है, आधा आधा कर लेते हैं तो 15,000 गुने में 12, 1,80,000 थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा। दैट्स वाई टीडीएस की रिक्वायरमेंट यहां पर इनके लिए नहीं आएगी। ठीक है जी। इसके बाद ये कोऑनर वाला केस है जो कि मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि कोऑनर के केस में, पर कोऑनर ना बोले, कोऑनर क्यों बोल रहे हैं, पे ही एक से ज्यादा है। भाई जरूरी थोड़ी है ये ओनर हो, पे ही एक से ज्यादा है उस केस में हम पे ही वाइज थ्रेशोल्ड देखते हैं। सीधी बात करें, पे ही वाइज थ्रेशोल्ड लिमिट चेक की जाती है। तो 194I इतना ही, लेकिन मजा क्या आता है पता है आपको, 194I के साथ IB को कनेक्ट करना चाहिए। यहीं से मैं आपको बता देता हूं, IB के लिए अलग से एक बारी देख लेंगे। 194I में जो सेकंड प्रोविजो में इंडिविजुअल HUF कवर्ड है, सेकंड प्रोविजो में कौन कवर्ड है, जिनका लास्ट ईयर टर्नओवर एक्सीड करा 1,50,00,000, उनको छोड़कर जितने भी इंडिविजुअल HUF बच जाएंगे, मतलब या तो वो बिजनेसमैन नहीं है, या तो उनकी पीजीबीपी है नहीं, या पीजीबीपी है बट थ्रेशोल्ड लिमिट 1,50,00,000 क्रॉस नहीं कर रहा, उनके लिए 194IB बन जाता है। तो यहां से आप कनेक्ट करेंगे ना IB को, मैंने भी इसके साथ ही पढ़ाया, तुरंत इसके ठीक नीचे ही आपको बताया। तो जब रिवीजन के तौर पे IB उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो अलग ही मजा आएगा।
पहचान पाएंगे कि कौन यहां पेयर बनता है। ठीक है, फिलहाल तो हम 194 आई डिस्कस कर रहे थे, क्लियर हो गया बढ़िया से।